जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था की क्लास 4 होने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और उनकी ड्यूटी। ठीक है, सबसे बड़े अधिकारी से लेकर सबसे छोटा जो अधिकारी होता है उसकी हम ड्यूटी पढ़ेंगे और उसकी हम पावर देखेंगे कि किसके पास क्या पावर है, किसकी क्या ड्यूटी है। ठीक है, आने वाले समय में आप भी एक आरक्षी बनने वाले हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी ड्यूटी होंगी, कौन कौन सी शक्तियां होंगी। तो साथियों, मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करती हूँ। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी को कहते हैं। किसको कहते हैं? डीजीपी को कहते हैं। राज्यपाल का प्रशासनिक सलाहकार भी डीजीपी होता है। ठीक है, अब वो राज्यपाल के ऊपर है कि राज्यपाल किससे सलाह लेना चाहता है। एक मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रशासनिक सलाहकार, और एक होता है डीजीपी। ठीक है, वो राज्यपाल के ऊपर है कि राज्यपाल किससे सलाह लेना चाहते हैं। पुलिस महानिदेशक आपने पढ़ लिया, ये सबसे बड़ा पद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पद पूछा जाए तो डीजीपी। ठीक है, इसके बाद अतिरिक्त महानिदेशक का पद है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, एडीजी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? पुलिस महानिदेशक के अधीन, डीजीपी के अधीन एडीजीपी का पद होता है। ठीक है, समझ गए? पुलिस महानिदेशक के अधीन अतिरिक्त महानिदेशक का पद होता है। और क्लास 3 में मैं आपको बता चुकी हूँ पुलिस कमिश्नर क्या होते हैं, कमिश्नरेट क्या है, ये सारी कंडीशन आपको पता है। आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे पुलिस कमिश्नरेट की पूरी डेफिनेशन, किस अधिनियम में, किस भाग में, कौन कौन से आपके पुलिस कमिश्नरेट की श्रेणी में जिले जोड़े गए हैं। ठीक है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी छोड़ती हूं मैं। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का तीसरा सबसे बड़ा पद है आपका महानिरीक्षक का। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी अधीनस्थ क्षेत्र होते हैं उनके प्रभारी कौन होते हैं? महानिरीक्षक होते हैं। ठीक है, समझ गए? यह अराजपत्रित अधिकारियों का स्थानांतरण करते हैं। ये अराजपत्रित अधिकारी क्या होते हैं? देखो, अधिकारी दो तरह के होते हैं, एक राजपत्रित, एक अराजपत्रित। ठीक है, अब आपको पहचान बता दूं। जो ब्लू कैप पहनते हैं, अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो ब्लू कैप पहनते हैं वो होते हैं राजपत्रित अधिकारी, और जो खाकी कैप पहनते हैं वो होते हैं अराजपत्रित अधिकारी। जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और आपके एसआई। ठीक है, एसआई, इंस्पेक्टर, ये खाकी कैप पहनते हैं, तो ये अराजपत्रित अधिकारी हैं। और जो नीली रंग की टोपी पहनते हैं वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ठीक है, अराजपत्रित अधिकारियों जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का जो ट्रांसफर करते हैं वो महानिरीक्षक करते हैं। ठीक है, समझ गए? इतनी कंडीशन आपको समझ आ गई। चौथे नंबर पर हैं उप महानिरीक्षक। इनको कहते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये जिलों के खंड प्रभारी होते हैं। जिलों के खंड प्रभारी कौन होते हैं? उप महानिरीक्षक।
अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रभारी महानिरीक्षक। ठीक है, समझ गए। अब देखो, उप महानिरीक्षक में जिलों के खंड प्रभारी होते हैं जो पुलिस दक्षता एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। पुलिस दक्षता और प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है वो इनके हाथों में होती है। ठीक है, समझे। अगला देखो पॉइंट, उप महानिरीक्षक में ही इनका कार्य यह देखना है कि गंभीर विद्रोह से निपटने के लिए समुचित उपाय किया गया है या नहीं। ठीक है, कोई विद्रोह हो रहा है, उससे निपटने के लिए काम सही से हो रहा है या नहीं, ये काम किसका देखना है? उप महानिरीक्षक का देखना है। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए उन्हें महानिरीक्षक प्रारूप संख्या, महानिरीक्षक प्रारूप संख्या 138 में डकैती, हत्या, लूट, विष देने एवं प्रकीर्ण मामलों का रजिस्टर रखना एवं अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट महानिरीक्षक को भेजता है। कौन? उप महानिरीक्षक। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, मतलब कि इसका काम है कि गंभीर समस्या जहां भी हो रही है उसका निपटारा होना चाहिए, हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी कंडीशन कौन देखेंगे? उप महानिरीक्षक देखेंगे। और महानिरीक्षक के प्रारूप संख्या 138 में कौन कौन सी कंडीशन है जिनको उप महानिरीक्षक अपने रजिस्टर में रखते हैं? डकैती, हत्या, लूट, विष आदि के मामलों को अपने रजिस्टर में रखते हैं और अपराध की जो पाक्षिक रिपोर्ट होती है वो भेजते हैं महानिरीक्षक के पास। साथियों, अगला पद है आपका पुलिस अधीक्षक का, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। ठीक है, समझ गए ना, एसपी। ठीक है, अब बात आए जिले की। जिले का मुखिया कौन? एसपी, पुलिस अधीक्षक। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। जिले में पुलिस बल का प्रमुख होता है एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। जिले में पुलिस दक्षता, अनुशासन एवं पुलिस कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है पुलिस अधीक्षक। अगला पद है सहायक उप अधीक्षक पुलिस का, इसको हम बोल सकते हैं एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, इसका काम क्या होता है देख लीजिए। यह अधीक्षक की अनुपस्थिति में, पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में, जब वो अपने पद पर ना हो, जैसे कि छुट्टी लेके गए हो, तो उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय का प्रभार ग्रहण करता है एडिशनल एसपी। ठीक है, यह जांच एवं अनुशंसा कर सकता है। एडिशनल एसपी जांच कर सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम आदेश पारित नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अंतिम आदेश पारित नहीं कर सकते जब तक ऐसा करने के लिए उन्हें सशक्त न किया गया हो। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिख दिया है प्रतिसार निरीक्षक, लेकिन आपको 7वें नंबर पे क्या लिखना है? क्षेत्र निरीक्षक। ठीक है, सर्किल इंस्पेक्टर, ये बड़े होते हैं, इनको हम सर्किल ऑफिसर भी कहते हैं, सीओ भी कहते हैं। ठीक है, तो आप 7वें नंबर पे इसको लिखेंगे। नंबरिंग चेंज कर रही हूं मैं, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्र निरीक्षक के बारे में। क्षेत्र निरीक्षक का मुख्य कार्य अपराध का अन्वेषण तथा निवारण का पर्यवेक्षण करना है। ये होता क्या है? जैसे कोई अपराध है, उसकी जांच चल रही है, तो कौन देखेंगे? क्षेत्र निरीक्षक, सीओ। कौन देखेंगे? अगर कोई अपराध है, उसकी जांच चल रही है, तो सीओ देखेंगे, और उसका निवारण हुआ है या नहीं हुआ है, ये जिम्मेदारी इनके हाथों सौंप दी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह अपने क्षेत्र में अन्य उप निरीक्षकों में सहयोग स्थापित करता है। जो ये होते हैं सर्किल इंस्पेक्टर,
ये अपने क्षेत्रों में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनका सहयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तथा अपने अधीनस्थ के कार्यों की मॉनिटरिंग करता है। मतलब अधीनस्थ में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उनके कार्यों की मॉनिटरिंग किनके हाथों में होती है? इनके हाथों में होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिसार निरीक्षक, रिजर्व इंस्पेक्टर। रिजर्व पुलिस लाइन प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होती है। 75 जिले हैं यूपी में, प्रत्येक जिले में आपको रिजर्व पुलिस लाइन मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। जिसका भार साधक अधिकारी कौन होता है? रिजर्व निरीक्षक। इसको शॉर्टकट में कहते हैं RI। ठीक है साथियों, अगले अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे हम, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, दरोगा जिनको बोला जाता है, उप निरीक्षक तथा अधीनस्थ उप निरीक्षक। यह थाने का भार साधक अधिकारी होता है। थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? SI, सब इंस्पेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि बताइए थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो सब इंस्पेक्टर होता है, उप निरीक्षक होता है। ठीक है, उप निरीक्षक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यह थाने की कानून व्यवस्था, अपने अधीनस्थों के समुचित क्रियान्वयन, रजिस्टरों, अभिलेखों का विवरण एवं रिपोर्ट की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, समझ गए, ये होता है सब इंस्पेक्टर का काम। अब हम पढ़ेंगे प्रधान आरक्षी, जिसको हम थाने का मोहर्रिर कहते हैं, हेड कांस्टेबल। ठीक है, दीवान जी भी आप इनको बोल देते हो। तो देखो इनके बारे में लिखा हुआ है मैंने। अब आप कह रहे होंगे क्या दीदी आपने लिख दिया, तो समझाते हैं। यह थाने का अभिलेखपाल, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए थाने का अभिलेखपाल किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे थाने के मोहर्रिर को, या प्रधान आरक्षी को, या हेड कांस्टेबल को कहते हैं। यह थाने का अभिलेखपाल, कार्यालय लिपिक तथा लेखा निरीक्षक होता है। थाने का अभिलेखपाल, कार्यालय लिपिक तथा लेखा परीक्षक होता है हेड कांस्टेबल। जब प्रधान आरक्षी थाने का भार साधक होता है और उसे दंड प्रक्रिया संहिता IPC की धारा 157 के तहत अन्वेषण करना हो, मतलब जांच करनी हो। ठीक है, थाना छोड़ने से पहले, मतलब कोई जांच चल रही है और उसका ट्रांसफर हो गया है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब कोई जांच चल रही है और उसका ट्रांसफर हो गया है, तो उस बारे में बताया है कि उसे IPC की धारा 157 के तहत थाना छोड़ने से पहले अपना प्रभार अगले वरिष्ठ प्रधान आरक्षी, मतलब जो भी अगला होगा उसके हाथों सौंपना होगा, फिर वो अगला बंदा जांच करेगा। ठीक है, समझ गए साथियों। हेड कांस्टेबल के बारे में 2 पॉइंट और रह गए हैं, इनको आप देख लीजिए। जनरल डायरी, GD, जिसको क्या बोलते हैं? GD। ठीक है, जनरल डायरी में अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना किसका काम होता है? प्रधान आरक्षी का काम होता है। ये प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है? FIR होती है ना। FIR कौन लिखता है? प्रधान आरक्षी लिखता है, हेड कांस्टेबल लिखता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म है। अगला देखो, हेड कांस्टेबल का काम है रोकड़ पुस्तिका तथा अन्य लेखा पुस्तिका को रखना, किसका काम है? हेड कांस्टेबल का काम है। अब हम पढ़ेंगे आरक्षी, सिपाही, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। कांस्टेबल, सिपाही थाने की सबसे महत्वपूर्ण एवं मूलभूत इकाई है। इसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। सिपाही के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। आपने देखे होंगे बड़े बड़े अधिकारियों के पीछे कितने सिपाही होते हैं। ठीक है, तो सिपाही का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है
क्या होता है? ये होता है कि प्राथमिक कार्य अपराध निवारण करना इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। कि मतलब कि इनका जो सबसे पहला काम है, अगर कहीं अपराध हो रहा है तो उसको रोकना इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है। सिपाही थाने के विभिन्न कार्यों को संचालित करता है। मतलब कि सिपाही थानों के विभिन्न कार्यों को करते हैं। वो कौन कौन से काम है? संतरी के रूप में थाने में पहरा। अब आप कहोगे कि दीदी थाने में पहरा, हाँ थाने में जेल होती है ना, जेल में 24 घंटे के अंदर रखा जाता है किसी व्यक्ति को, तो वहां एक सिपाही पहरा देता है, उसको बोलते हैं संतरी। ठीक है। संतरी के रूप में थाने में पहरा, रात्रिकालीन गश्त, खुफिया विभाग में गोपनीय जानकारी प्राप्त करना किसका काम है? सिपाही का काम है। कैदी, कोई कैदी है उसको अगर जेल में ले जाना है या न्यायालय में ले जाना है तो वो कौन ले जाएगा? सिपाही ले जाएगा। साथियों, अधिकारियों की शक्तियां और उनकी ड्यूटी आपने पढ़ ली है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, आप इसको देख लीजिए। जिला आबकारी वार्षिक सम्मेलन में किसकी व्यक्तिगत उपस्थिति होना आवश्यक है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में दोगे। ठीक है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विधि का शासन। हमारी पुलिस प्रणाली पूरी फिनिश हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।